किया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड डैमेजेस क्लेम कर लिया। बच्चा आपको लगता नहीं ये लाइन जाना पहचाना है? इसका मतलब बायर ने एग्जैक्टली क्या किया गुड्स एक्सेप्ट करके? कम ऑन टाइप। बायर ने यहाँ गुड्स एक्सेप्ट करके एग्जैक्टली क्या किया? कैन एनीवन राइट दैट आंसर? मैं सुन लूंगा ना तो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा बच्चों कि कहीं ना कहीं ये टफ लैंग्वेज आपको क्लियर हो रही है। जहां बच्चों बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता था बिकॉज इट वाज ओनली पार्टली कॉपर फास्टेंड वेसल, बट ही एक्सेप्टेड एंड यस वेरी गुड, पार्थ ने लिख दिया, उसने अपना ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया। सही बोल रहा हूं? वेरी गुड। ब्रीच ऑफ कंडीशन जहां हुआ था उसको बायर ने खुद ही ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया। एंड बच्चों गुड्स रिजेक्ट न करके सिर्फ डैमेजेस पर खुश हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों आई होप आपको लास्ट एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझा। पूरा पढ़ लेता हूँ। हेल्ड दैट गुड्स डिड नॉट करस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन एंड हेंस could be returned, or if buyer took the goods he could claim the damages for the breach। उसके बाद बच्चों नीचे और एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको भी पढ़ लो, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैंने जो पहले दो एग्जाम्पल कवर किए बच्चों वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, बराबर, ये मैं ज्यादा रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज अंडरस्टूड। आप जरा टाइप करो सब लोग तकलीफ लेके। तीसरा हम इम्प्लाइड कंडीशन क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलो टाइप करो, आपको नोट्स में दिख रहा होगा। तीसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा इम्प्लाइड कंडीशन, सेल बाय सैंपल। बच्चों अगर आपको सेल बाय डिस्क्रिप्शन समझा है ना तो सेल बाय सैंपल मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन की जगह सैंपल वर्ड डाल दो। बच्चों आपको पता है ना कुछ सेलर गुड्स को सैंपल दिखाते हैं, फिर आप सैंपल को देखते हो एंड सैंपल को देखकर बड़ा ऑर्डर देते हो। मालूम है कि नहीं आपको ये मेथड? हेलो बच्चों, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बायर क्या करता है, सैंपल देखकर ऑर्डर फाइनलाइज करता है। मालूम है ना, हम लोग बोलते हैं ना सैंपल दिखाओ। एंड बच्चों सैंपल देखकर बायर क्या करता है, बायर को सैंपल अच्छा लगता है एंड फिर बायर सेलर को बोलता भी है आप ये जो सैंपल दिखा रहे हो मुझे गुड्स का, यही सैंपल के गुड्स का मैं बड़ा ऑर्डर आपको देता हूँ। अब बच्चा आप ही बताओ, अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एज पर द सैंपल, तो डोंट यू थिंक सो कि नाउ इट बिकम्स ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई द गुड्स which corresponds with sample? yes or no? सैंपल कुछ और दिखा रहे हो, डिलीवरी कुछ और कर रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? चलेगा क्या बताओ मुझे? आप सैंपल कुछ और दिखा रहे थे लेकिन एक्चुअली गुड्स कुछ और डिलीवर की है, तो बायर को राइट है कि नहीं रिजेक्ट करने का? बायर सीधा बोलेगा ये गुड्स लेके जाओ, आपने जो सैंपल दिखाया था वो सैंपल के हिसाब से आपने गुड्स नहीं दिए है मुझे, आई रिजेक्ट दिस गुड्स, मैं गुड्स को रिजेक्ट करता हूँ। बराबर है, आपने जो लार्ज क्वांटिटी में मुझे गुड्स भेजा है वो आपके दिए हुए सैंपल से टैली हो ही नहीं रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस गुड्स। एंड बच्चों ये भी बात मानते कि नहीं, जब सेलर गुड्स लेके आता है बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में, सैंपल के जरिए बेचा गया था, तो बायर को उसने एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि नहीं इंस्पेक्शन करने की? हेलो, बायर का ये राइट है कि नहीं कि गुड्स लेने से पहले वो इंस्पेक्शन करे, गुड्स का देखे कि गुड्स एज पर सैंपल है या नहीं है? बच्चों गुड्स एज पर सैंपल है तो वो एक्सेप्ट करेगा, गुड्स एज पर सैंपल नहीं है तो उधर ही ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देगा। तो बच्चों गुड्स का इंस्पेक्शन करने का भी राइट बायर को है, डोंट यू थिंक सो? सेलर उसको फोर्स करेगा क्या, नहीं इंस्पेक्शन मत करो ले लो गुड्स?
बायर बोलेगा रुक तो सही भैया, पहला मेरे को देखने तो दे कि गुड्स सैंपल के हिसाब से आए हैं कि नहीं आए हैं। तो बच्चों आपको लगता नहीं कि जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट करता है गुड्स को सेल करने का एज पर सैंपल, then he must supply the bulk in a large quantity of goods which will corresponds with sample. सैंपल के साथ टैली होना चाहिए। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन की जगह आप सैंपल वर्ड डाल दो, डिस्कशन रिमेन्स वन एंड द सेम। सो गुड्स एज पर सैंपल नहीं है, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बच्चों थोड़ा इसको भी रीड कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इसमें। अब देखो क्या लिखा है, सेल बाय सैंपल सेक्शन 17। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, कोई बताएगा व्हाट इज इंप्लाइड कंडीशन देयर? अगर कोई सेलर, चलो टाइप करो, अगर कोई सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है बाय सैंपल तो उसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या आ जाती है? चलो बोलो, उसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या है? अगर कोई सेलर गुड्स को सेल करता है एज पर सैंपल तो इसमें इंप्लाइड कंडीशन क्या है? कम ऑन टाइप, इंप्लाइड कंडीशन क्या है? कि सेलर, हाँ चलो टाइप करो, इंप्लाइड कंडीशन पहले से ही क्या अजम्पशन किया जाएगा? थोड़ा थोड़ा तकलीफ लो बच्चों टाइप करने का, माइंड भी एक्टिव रहेगा। यस, दिशा यू आर राइट। गुड्स शुड बी एज पर सैंपल, सैंपल जो प्रोवाइड किया था गुड्स उसके हिसाब से ही होने चाहिए, ये इम्प्लाइड कंडीशन आ जाता है। और बच्चों सेलर इस इम्प्लाइड कंडीशन का अगर ब्रीच कर देता है तो, यानी वो गुड्स को सप्लाई करता है बट नॉट एज पर सैंपल, तो गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो लेकिन नॉट एज पर सैंपल, तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। आई होप यू अंडरस्टूड। पूरा बल्क, पूरी क्वांटिटी, पूरी लार्ज क्वांटिटी को रिजेक्ट कर देगा। बात जरा समझो, उसने देखा था छोटा सा सैंपल बट रिजेक्ट करेगा पूरा गुड्स। ये बात समझ में आई क्या? रिजेक्ट करेगा पूरा क्वांटिटी, सीधा बोलेगा पूरा लेके जाए यहाँ से, ये सैंपल के हिसाब से नहीं, तूने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, हे सेलर तूने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। तो बच्चों अभी मैं रीड करता हूँ, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा रीडिंग आपको समझ में आएगा। In a contract of sale by sample, there is implied condition that the bulk, बच्चों टाइप करो बल्क मतलब, हम सैंपल देखकर बड़ा ऑर्डर देते हैं कि नहीं, बड़ा गुड्स का ऑर्डर देते हैं। हम छोटा सा सैंपल देखकर बोलते हैं ना लार्ज, यस। हम सैंपल देख के सामने वाले को बोलते हैं कि 100 kg भेज दो, बल्क हो गया ना, ये लार्ज क्वांटिटी। बल्क मतलब गुड्स की लार्ज क्वांटिटी। द बल्क शैल करस्पॉन्ड्स विथ सैंपल इन क्वालिटी। बच्चों सैंपल का जो क्वालिटी था, सेलर को क्या करना पड़ेगा, जब बल्क भेजेगा तो वो क्वालिटी के साथ मैच करना चाहिए, बरोबर है? ये पहली बात। तो दूसरा, द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विथ सैंपल। डोंट यू थिंक सो? बायर हैज राइट ऑफ इंस्पेक्शन, गुड्स लेने से पहले उसको इंस्पेक्शन करने का चांस है, राइट है। हेलो हेलो हेलो, वो देखना चाहेगा कि नहीं गुड्स एज पर सैंपल आया कि नहीं आया, बच्चों देखना चाहेगा, उसका राइट है वो। तो बच्चों सेल बाय सैंपल का डिस्कशन वाज वेरी इजी। नाउ लेट अस रीड एग्जांपल एंड देन वी गो टू पॉइंट नंबर 3। अभी मैंने ए एंड बी पढ़ा है सिर्फ, अभी सी पढ़ने का बाकी है बच्चों, सी बाकी है, सिर्फ ए एंड बी पढ़ा है एंड उसमें एक एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ 2 पार्सल्स ऑफ व्हीट। कितने पार्सल बच्चों? 2 पार्सल्स ऑफ व्हीट। The seller allowed the buyer an inspection of smaller parcel but not of larger parcel. In this case, it was held that buyer was entitled to refuse to take any
लेटेंट ऑफ द पार्सल्स ऑफ हीट। कुछ समझा बच्चों क्या हुआ? हेलो, जरा एग्जाम्पल पढ़ो एंड बताओ, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज देयर इन दैट एग्जाम्पल? कम ऑन रीड, कम ऑन। Yes, I have given you the time to read that example once again. मैंने भी पढ़ा, मैंने समझाया नहीं आपको, मैं चाहता हूँ आप एक बार पढ़ो और बताओ। चलो रिस्पांस दो, समझा तो वाई लिखो, नहीं समझा तो एन लिखो। इसमें बच्चों जब 2 पार्सल ऑर्डर किया है वीट का, तो दोनों पार्सल इंस्पेक्ट करेगा कि नहीं बायर? इसमें छोटा पार्सल बड़ा पार्सल क्या, दोनों पार्सल का इंस्पेक्शन करना, चेक करना कि एज पर सैंपल है कि नहीं है। बच्चों बायर का राइट है वो, एंड सेलर क्या कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है कि छोटा पार्सल है ना वो चेक कर लो, बड़ा मत करो। तो ये गलत हो गया कि नहीं सेलर के एंगल से? वो रोक नहीं सकता बायर को, बायर का राइट है वो कि अगर गुड्स सेल बाय एज पर सैंपल है कि नहीं वो चेक करना उसका राइट है। वो हर कंसाइनमेंट, हर पार्सल को चेक करेगा, एंड सेलर उसे रोक नहीं सकता है ये करने के लिए, उसका वो राइट है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अब बच्चों में पॉइंट नंबर सी पे आता हूँ। पहले 2 पॉइंट पढ़ समझ में आ गए बच्चों? सेल बाय सैंपल भी इंप्लाइड है कि लार्ज क्वांटिटी मस्ट टैली विथ सैंपल इन क्वालिटी, एंड दूसरा बायर का ये राइट है कि सेलर द्वारा दिए गुड्स का वो इंस्पेक्शन करे, चेक करे एंड देखे कि लाई गई लार्ज क्वांटिटी सैंपल के साथ टैली होती है कि नहीं। इसके लिए सेलर उसको रोक नहीं सकता करने की। एंड नाउ पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा है बच्चों, ये जरा टेक्निकल है, ध्यान दो। द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of sample. This condition is applicable only with regard to defects which could not be discovered by ordinary examination of goods. But the defects are latent, the buyer can avoid the contract. अब बच्चों जब मैंने पॉइंट नंबर सी पढ़ा सैंपल वाला, तो बच्चों यहाँ पर एक सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। मैं आपको एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मर्चेंटेबल। क्या बोलो बच्चों? मर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल मतलब गुड्स फर्दर सेल करने लायक हो। बच्चों मान लो मैं बायर हूं, मैं होलसेल मार्केट से गुड्स खरीद कर लाता हूं एंड रिटेल मार्केट में बेचता हूं। तो होलसेल मार्केट से जब गुड्स खरीद कर लाऊंगा, एंड बच्चों लाते समय अगर वो गुड्स में क्रैक आ जाए, क्रैक समझते हो ना, क्रैक आ जाए, तो क्या मैं उसको फर्दर सेल कर सकता हूं? क्या वो बेचने लायक है क्या आगे? हेलो हेलो हेलो। बच्चों अगर गुड्स में क्रैक आ गया तो वो बेचने लायक नहीं है ना आगे, कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा अरे यार एक क्रैक है इसमें। तो वो गुड्स अनमर्चेंटेबल हो जाते हैं। मर्चेंटेबल मतलब बेचने लायक, अनमर्चेंटेबल मतलब जो बेचने लायक नहीं है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट नंबर सी क्या बताने चाह रहा हूँ। बच्चों मान लो कि सेलर गुड्स लेके आया बायर के पास, तो बायर उसका इंस्पेक्शन करेगा, एंड बायर को एक ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन करते समय, गुड्स को चेक करते समय डिफेक्ट के बारे में नहीं पता चला एंड उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों वो आगे चल के सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। कुछ समझा? हेलो हेलो। उसने एग्जामिनेशन किया, चेक किया गुड्स को, लेकिन ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन में वो ये डिस्कवर नहीं कर पाया कि गुड्स में डिफेक्ट है, एंड उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया,
तो क्या आगे चल के वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है क्या सेलर को, ये बोलते हुए कि डिफेक्टिव है? हेलो, मेरा प्रश्न समझा सबको? हेलो बच्चों, मैं गुड्स लेके आया, मान लो मैं गुड्स लेके आया आपको देने के लिए, सेलर हूं मैं। बच्चों एक्चुअली गुड्स में हल्के से डिफेक्ट थे, मैंने नहीं बताया आपको, मैंने गुड्स आपको डिलीवर कर दिया। एज अ बायर बच्चों आपने उसे चेक किया, लेकिन ऑर्डिनरी चेकिंग में बच्चों, चेकिंग में आपको पता ही नहीं चला कि इसमें कुछ हल्का सा डिफेक्ट है। आपने चेक किया लेकिन आपको पता ही नहीं चला, एंड आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। बताओ, आगे चल के बायर को अगर ये डिफेक्ट के बारे में पता चलता है तो कैन ही रिजेक्ट द गुड्स? पहला वो आंसर दो बच्चों। पार्थ मैं आपका आंसर देता हूं। जब वो गुड्स रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है तो प्राइस कहां से रिकवर होगा? बात को समझो बच्चों। तो बच्चों ऐसे केस में ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से अगर आप डिफेक्ट को पहचान रहे हो तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, या सीधा सीधा आपको डिफेक्ट दिख रहा है तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर दो, यू हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। लेकिन एक ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन करने के बाद भी आपको डिफेक्ट समझ में नहीं आया एंड आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तो मेरा प्रश्न आप समझ लो बच्चों, क्या आप आगे चल के गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो क्या? चलो इसका आंसर दो। क्या आगे गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो आप? हेलो, यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको आंसर देना ही पड़ेगा बच्चों, तभी मुझे समझेगा ना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो गया? Parth, if the goods cannot be rejected, how can it be conditioned? मैं वही बोल रहा हूँ ना पॉइंट, आप समझे नहीं बच्चों। बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि गुड्स एज पर सैंपल होना चाहिए, एंड गुड्स एज पर सैंपल नहीं है तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहे हैं कि गुड्स मान लो एज पर सैंपल है एज पर सैंपल, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है, कुछ कमियां हैं, जिसको आगे हम बेच नहीं सकते गुड्स को कस्टमर को, हमें उसका डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक रीजनेबल एग्जामिनेशन से हमें समझ में आ रहा है कि गुड्स में डिफेक्ट है, तो बायर इमीडिएटली राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे। सैंपल है एज पर सैंपल लेकिन डिफेक्टिव है, तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, क्योंकि उसको डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था बच्चों, आप समझ नहीं पाए लगता है मेरा प्रश्न। गुड्स एज पर सैंपल है पार्थ, मान लो गुड्स एज पर सैंपल है, लेकिन गुड्स एज पर मतलब सैंपल तो है, उसको चेक कर रहा था बायर, एंड बायर को उसके अंदर का डिफेक्ट दिखाई नहीं दिया। गुड्स एज पर सैंपल है लेकिन बायर को डिफेक्ट दिखाई नहीं दिया, एक रीजनेबल एग्जामिनेशन से भी दिखाई नहीं दिया, एंड उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। चलो बताओ, जब आगे उसको पता चलेगा ये डिफेक्ट के बारे में, अरे थोड़े डिफेक्ट थे, कैन ही रिजेक्ट द गुड्स नाउ? अभी समझा क्वेश्चन? कैन ही रिजेक्ट द गुड्स? आई रिपीट वंस अगेन, गुड्स एज पर सैंपल है, इसलिए इम्प्लाइड कंडीशन वाला पॉइंट तो चला गया। नाउ पॉइंट इज की डिफेक्टिव है। अब ये रीजनेबल एग्जामिनेशन से डिफेक्ट के बारे में पता चला, तो बच्चों वो बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स, लेकिन बायर को पता ही नहीं चला, तो इन दैट केस बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। एक एग्जांपल दिया है, देखो बच्चों, आई थिंक यू विल गेट द पॉइंट।
A company sold certain shoes made of special sole by sample for the French army. एक कंपनी ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी को, उनके सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए एक स्पेशल शूज बनाया, उसमें एक स्पेशल सोल का इस्तेमाल किया, जिससे सोल्जर्स लोग अगर फास्ट भी दौड़ेंगे तो उनके पैर को नहीं लगेगा, उनका पाँव है ना, वो लेग वो सेफ रहेगा। तो बच्चों ऐसा सैंपल दिखाया कंपनी ने फ्रेंच आर्मी को, सैंपल दिखाया कि देखो हम ऐसा शूज बना के देंगे आपके सोल्जर्स को, आप हमें बड़ा ऑर्डर दीजिए। फ्रेंच आर्मी ने वो स्पेशल यानी शूज का बच्चों सैंपल अप्रूव किया, कहा ठीक है अगर आप ये सैंपल के हिसाब से हमको शूज दे रहे हो, तो फ्रेंच आर्मी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया कंपनी को। लेकिन कंपनी ने क्या किया, देखो जो सप्लाई किया ना शूज बच्चों, वो डिफेक्टिव था। देखो, द शूज वेर फाउंड टू कंटेन पेपर नॉट डिस्कवरेबल बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन। बरोबर है। अब ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से तो वो डिस्कवर नहीं होगा सोल के अंदर लिखा अंदर है क्या, वो जब यूज करेंगे सैनिक लोग तभी पता चलेगा उनको कि ये कितना सही है कितना गलत है। तो बच्चों बाद में जब सैनिकों ने यूज किया तो पता चला कि जो सोल है ना, सोल वो एकदम घटिया क्वालिटी का है, उससे उनके पैर पढ़ाई को। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी उससे का उनके साथी। पैर को जख्म हो रही है, तो सोल्जर्स लोगों ने ये शूज को, स्पेशल शूज को रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, इस कंपनी का पूरा ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया एंड अपना प्राइस क्लेम कर लिया प्लस डैमेजेस। इज दैट ओके? बच्चों कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से हमें डिफेक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम उनको यूज करेंगे तब पता चलता है। एंड तब हम, क्योंकि इसका प्रॉपर जिस पर्पस के लिए हमने शूज लिया था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस यू हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ओके बच्चों, पर्पस समझ गया ना, इम्प्लाइड कंडीशन में पर्पस, जिस पर्पस के लिए। अब फ्रेंच आर्मी ने शूज क्यों लिया था, कि उनके सोल्जर्स का पैर है ना वो सेफ रह सके, लेकिन ये शूज यूज करने से उल्टा उनको जख्म हो रहा है। तो बच्चों फ्रेंच आर्मी ने देखा कि ये शूज खरीदने का हमारा इंटेंशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, and therefore French army is entitled to reject the goods and can also claim damages. Okay? अब बच्चों एक और पॉइंट में क्लियर कर देता हूं, मुझे लगता है डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों मान लो सेलर डिफेक्टिव गुड्स लेके आया, हल्का सा डिफेक्ट था जिसे ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से ढूंढा जा सकता था, लेकिन मान लो बायर ने बिना इंस्पेक्शन किए ही गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी क्वेश्चन समझा? बायर को राइट था कि वो इंस्पेक्शन करे एंड गुड्स को एक्सेप्ट करे, लेकिन बायर ने बिना इंस्पेक्शन किए गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या वो आगे चल के रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को? क्या रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को? नहीं। किसकी गलती है यहाँ पर? चलो गलती किसकी है? किसकी गलती है? हाँ, अब बायर ज्यादा से ज्यादा क्या क्लेम कर सकता है? गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा क्या क्लेम कर सकता है?
उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? अब बायर ज्यादा से ज्यादा क्या क्लेम कर सकता है? कैन ही रिजेक्ट द गुड्स? नो, बट एटलीस्ट ही कैन क्लेम, क्या बोलो, डैमेजेस। डैमेजेस क्लेम कर सकता है। आर यू गेटिंग दिस? यस एवरीवन, डैमेजेस क्लेम हो सकता है। तो बच्चों चलो मैंने हर एंगल बता दिया, ये बुक में नहीं था आपके यहाँ, ये भी बता दिया मैंने। एंड अब बच्चों मुझे बताओ, आज हमने इम्प्लाइड कंडीशन में कितने अब तक पढ़े? कितने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़े? क्योंकि चौथा मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, इट इज वेरी इजी। वो मैं होमवर्क दे दूंगा आपको क्योंकि बहुत इजी है वो। 3 पढ़े हमने। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड सेल बाय सैंपल, सॉरी सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तीसरा सेल बाय सैंपल, एंड बच्चों चौथा दूसरे एंड तीसरे का मिक्सचर, सेल बाय सैंपल एज वेल एज सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। कुछ समझा बच्चों? दोनों कंडीशन है इसमें। बच्चों अगर सेलर बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल द गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, तो आपको लगता नहीं कि सेलर को वही गुड्स सप्लाई करने चाहिए जो एज पर सैंपल हो एंड एज पर डिस्क्रिप्शन हो? हेलो, सेलर की ये ड्यूटी है कि नहीं कि वो बायर को वही गुड्स सप्लाई करे जो एज पर सैंपल एंड एज पर डिस्क्रिप्शन हो? अब आप आंसर दो एक एक सुनकर। बच्चों अगर सेलर ने गुड्स सप्लाई किया जो एज पर सैंपल है बट एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सैंपल है लेकिन डिस्क्रिप्शन जैसा किया था वैसा नहीं है, तो आई रिपीट, सेल बाय सैंपल है लेकिन इट इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन। गुड सैंपल के हिसाब से है लेकिन सेल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, तो बायर को क्या गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट मिलेगा क्या? यस, वेरी गुड बच्चों, आप सही हो। दूसरा रिवर्स करता हूं, गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन है लेकिन एज पर सैंपल नहीं है, तो गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन है बट नॉट एज पर सैंपल, तो भी बच्चों गुड्स रिजेक्ट करेगा। यानी बोलने का मतलब समझा बच्चों? चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि अगर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का एज पर सैंपल एज वेल एज पर डिस्क्रिप्शन हुआ है, तो गुड्स सैंपल से भी टैली होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन से भी टैली होना चाहिए, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। नहीं तो बच्चों इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा एंड बच्चों बायर विल बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। सीधी बात है ना बच्चों, आप से एज पर सैंपल एंड एज पर डिस्क्रिप्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये इम्प्लाइड हो जाता है कि यू हैव टू सप्लाई द गुड्स व्हिच corresponds with sample as well as corresponds with description. ओके तो बच्चों मैं रीड करता हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है। Where the goods are sold by sample as well as by description, the implied condition is that the bulk यानी large quantity of goods supplied shall corresponds both with the sample and the description. In case the goods corresponds with sample but do not tally with description or vice versa or both, the buyer can repudiate the contract. What do you mean by repudiate? The buyer can repudiate the contract. Yes, what do you mean by repudiate the contract? The buyer can repudiate the contract, cancel the contract. यानी वो गुड्स रिजेक्ट करेगा ना अपना प्राइस क्लेम कर लेगा। अब बच्चे एग्जाम्पल में ध्यान दो ना, थोड़ा शायद कंफ्यूज करेगा, मे बी ऐसा मुझे लग रहा है। एग्जाम्पल देखो उन्होंने क्या दिया है। A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil। यानी बच्चों डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोडक्ट का?
refined sunflower oil warranted only equal to sample, बरोबर है। एंड जो सैंपल दिखाया गया था बच्चों, उसी के हिसाब से बच्चों ये डिस्क्रिप्शन है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या देखो, द गुड्स टेंडर, टेंडर मतलब जब गुड्स डिलीवर किए गए बाय सेलर टू बायर, द गुड्स टेंडर्ड वेर इक्वल टू सैंपल, सैंपल के हिसाब से तो सही था, बट कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल, यानी बच्चों प्योरली रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बोला गया था वो नहीं दिया, उसमें हेम्प ऑयल का मिक्सचर करके दे दिया। इसका मतलब बच्चों इन दिस एग्जांपल द गुड्स आर करस्पॉन्ड्स विद सैंपल बट डज नॉट करस्पॉन्ड्स विद डिस्क्रिप्शन। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। करस्पॉन्ड्स विद सैंपल लेकिन इट डज नॉट करस्पॉन्ड्स विद डिस्क्रिप्शन। तो आपको लगता नहीं बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? हेलो, आपको लगता नहीं बायर को गुड्स रिजेक्ट करने का राइट्स मिलेगा? क्योंकि दोनों टैली होना चाहिए ना बच्चों, सैंपल भी सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन भी सही होना चाहिए। अब दोनों में से एक भी मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो बायर को राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट करे। बच्चों मैंने 4 पॉइंट्स अब तक पढ़ा दिए, देखो अब 5वां पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रखना आप लोग। बच्चों पॉइंट नंबर 5 को आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखना, क्योंकि बच्चों मैं अभी 5वां इम्प्लाइड कंडीशन जो पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो इम्प्लाइड कंडीशन भी है एंड इम्प्लाइड कंडीशन नहीं भी है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो सर? यानी बच्चों 5वें पॉइंट में मैं दोनों तरफ से बात करूंगा आपसे। मैं एक तरफ आपको क्या कहूंगा कि कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस इम्प्लाइड कंडीशन है एंड इसके फुलफिल ना होने से बायर हैज रिजेक्ट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। एंड फिर दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर बच्चों कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती। एंड व्हेन आई सेड कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती तो इसका मतलब बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। दोनों तरफ से ढोलकी बजा रहा हूँ बच्चों। 5वें नंबर में मैं दोनों एंगल से बात करूंगा। बच्चों मालूम है ना, लॉ होता है तो लॉ का एक्सेप्शन भी होता है। हेलो, 5वें पॉइंट में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। हम पहले एक जनरली क्या लिखा है लॉ वो पढ़ेंगे और फिर उस लॉ का एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम। ओके बच्चों, चलो पॉइंट नंबर 5 में शुरू कर रहा हूँ। क्या लिखा है देखो, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। बच्चों कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, बच्चों इसका मतलब क्या क्वालिटी और फिटनेस? बच्चों आपने सुना होगा मार्केट में कहीं ऐसा लोग बोलते हैं कि आपको जो गुड्स बेचा जाता है उसके क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। मान लो आप बच्चे एकदम सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। बच्चों आप इलेक्ट्रिकल शॉप में गए, एक बल्ब खरीदना था आपको, बल्ब घर पे लगाने के लिए। एक बल्ब बोला आपकी मम्मी ने कि लाते घर पे आते समय खरीद कर ला बल्ब, बराबर है, एलईडी बल्ब हम बोलते हैं ना बच्चों। तो बच्चों आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा कि हमको 25 वॉट्स का एक बल्ब दीजिए। तो शॉपकीपर क्या करता है बताओ जरा, चाहे डीमार्ट में जाओ या नॉर्मल शॉप में जाओ, आप बल्ब खरीदते हो तो क्या करता है जरा बताओ। हेलो बच्चों, फॉरगेट अबाउट नोट्स ना, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ मान लो और हम आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चेक करता है ना वो? डोंट यू थिंक सो कि वो चेक करता है, ऐसे ही दे देता है क्या? फिर उस पर वो वारंटी पीरियड भी लिखता है, मालूम है ना, 1 साल 2 साल, आपने ध्यान दिया होगा। चेक करेगा आपके सामने ही, वो बल्ब को चेक करेगा, आपको दिखाएगा भी देखो बल्ब जल रहा है, बराबर है।
एंड मान लो कि उसकी कोई वारंटी नहीं है, बल्ब उसने आपको दे दिया एंड घर जाते जाते पता नहीं क्या हुआ, घर पे जब आप गए, आप बल्ब लगाए, वो बल्ब जल नहीं रहा है एंड उसकी कोई वारंटी भी नहीं, मान लो 2 मिनट के लिए मान लो उसकी कोई वारंटी भी नहीं। अब बताओ, जो गुड्स बल्ब आप खरीद कर लाए एंड घर पे वो जल ही नहीं रहा है, तो क्या आप उस गुड्स को रिजेक्ट करके एज अ बायर सेलर को देकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं क्या? हेलो हेलो हेलो, मुझे एकदम नॉर्मल आंसर देना बच्चों, बुक का कुछ नहीं पढ़ना। समझ लो हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं ना, आपस में हम डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं ना, दुकान वाला क्या बताएगा, क्या बोलेगा? जिस दुकान से खरीदा वो क्या बोलेगा कि मैंने चेक करके आपके सामने आपके सामने मैंने चेक करके आपको दिए, मेरे यहाँ तो चल रहा था, अब आपके घर जाते जाते वो बंद हो जाए इसकी मैं गारंटी नहीं देता। यानी बच्चों मैं जनरल लॉ क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जनरली, अगर हम जनरली बात करें तो गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई कंडीशन नहीं होती। गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई गारंटी नहीं। आपने नया लैपटॉप खरीद कर लाया, 10 दिन चला, 11वें दिन से प्रॉब्लम देने लगा, तो बच्चों सेलर की गलती नहीं है इसमें। हेलो, उसने तो चेक करके दिया था आपको अच्छे से, है कि नहीं? तो गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर बच्चों कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। जब मैंने कहा कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, बात को समझो बच्चों, पहले पूरा सुन लो। जब मैंने कहा कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम प्राइस। क्यों? तो ऑर्डिनरली, जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। और नॉर्मली कोई गारंटी नहीं देता कि चलेगा, कितना दिन चलेगा, कैसे चलेगा, कोई गारंटी नहीं, बराबर है। लेकिन बच्चा अभी जरा ध्यान से सुनना, अब मैं एक्सेप्शन बताता हूँ। लेकिन बायर सेलर के पास जाकर सेलर पर डिपेंड हो जाता है कि देखो सेलर, आप मुझे अच्छा गुड्स दो जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो सके। अब बच्चों में ध्यान दो, मैं एक्सेप्शनल केस कैसे पढ़ा रहा हूँ। बच्चों मान लो कि मैं मार्केट में गया, मार्केट में मैं पोटैटो समझते हो ना, पोटैटोस। बच्चों मैं मार्केट में से भाजी वाले के पास, ग्रोसर के पास गया, 5 किलो पोटैटो खरीदा। बच्चों पोटैटो मैंने खुद ही चुन चुन कर 5 किलो लिया, अच्छा अच्छा देखकर, एंड घर पे लाता हूँ एंड पोटैटोस को काटता हूँ तो 2 किलो खराब निकल जाता है। तो 2 किलो खराब पोटैटोस के लिए क्या मैं सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता हूँ? हेलो, नो। सेलर क्या बोलेगा, अरे गिरीश तुमने खुद ही तो चॉइस किया था गुड्स का, तुमने आधा घंटा खुद ही चॉइस किया, तो अब तुम्हारा गुड्स बराबर नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बराबर है। कंडीशन, गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई गारंटी नहीं। जब आप खुद ही चॉइस करते हो, गुड्स का अपना दिमाग चलाते हो और बाद में गुड्स डिफेक्टिव निकल जाए, तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन बच्चों मान लो कि मैं घर से किसी भाजी वाले को फोन करता हूँ, ग्रोसर को, घर से, और भाजी वाले को क्या कहता हूँ कि मेरी बहन की एंगेजमेंट है, आप मुझे 10 किलो एप्पल, 10 किलो और फ्रूट्स प्लस 10 किलो वेजिटेबल, एकदम अच्छा वेजिटेबल, ताजा वेजिटेबल मुझे भेजो। मैं वहां आकर पर्सनली खरीद नहीं सकता हूँ, आप अच्छी क्वालिटी का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मुझे मेरे घर पे सप्लाई करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बच्चों इस केस में बताओ बायर किसके ऊपर डिपेंड हो गया? बायर अभी किसके ऊपर डिपेंड हो गया? किसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड हो गया वो गुड्स खरीदने के लिए? जल्दी जल्दी।
सेलर, यानी बायर ने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कट बता दी कि देखो तुम मेरे लिए अच्छा सामान भेजो, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो काम में, तुम इतने साल से बिजनेस कर रहे हो, तो तुम चॉइस करोगे तो अच्छा ही चॉइस करोगे। एंड बच्चों सेलर, बायर सेलर पर डिपेंड हो गया, एंड बायर ने सेलर को कहा कि तुम मेरे लिए गुड्स को चॉइस करके सिलेक्ट करके अच्छे से गुड्स मेरे पास भेजो। एंड सेलर ने बच्चों बायर के लिए गुड्स सिलेक्ट किया एंड बायर को भेजा। अब बच्चों गुड्स बेकार निकल गए, अब गुड्स बेकार निकल गए, तो क्या बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? अब बोलो, क्या बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? पार्थ ने यस बोल दिया, प्रियांशु ने भी यस बोला। तो बच्चों आपको लगता नहीं मैं यही डिस्कशन दोनों तरफ से पढ़ा रहा हूँ? एक तरफ मैंने पहले पूछा था तो आपने कहा नहीं, ही हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, अब आप यस बोल रहे हो। आपको समझा दोनों तरफ से ढोलकी कैसे बज रही है? यानी कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर बच्चों इम्प्लाइड कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जनरली नहीं होती। क्या बोला मैंने? जनरली नहीं होती, एंड एक्सेप्शनली हाँ होती है ना, एक्सेप्शनली यस पॉसिबल, एक्सेप्शनली यस, जहां बायर सेलर के ऊपर डिपेंड हो जाए, सेलर के नॉलेज पर डिपेंड हो जाए, एंड बायर के लिए सेलर जब गुड्स का सिलेक्शन करता है एंड वो गुड्स अच्छे नहीं निकलते, तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। आई थिंक मैंने दोनों एंगल से बता दिया आपको। तो बच्चों जरा ये पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है सेक्शन 16(1), आपके प्रिंटेड नोट्स पे ध्यान दो, क्या लिखा है देखो। ऑर्डिनरली, बच्चों ऑर्डिनरली मतलब जनरली, ऑर्डिनरली मतलब जनरली, there is no implied condition as to quality or fitness of goods sold for any particular purpose. आई होप पहला लाइन समझ में आ गया सबको। जनरली लॉ क्लियर कट कहता है, जनरली गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई गारंटी नहीं है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है ना। गुड्स अगर आप लेके जाते हो अच्छे से चेक करके एंड वो गुड्स आगे चल के आपका पर्पस सर्व नहीं करता है, तो बच्चों यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बच्चों मैंने जनरली लॉ पढ़ा दिया, अब एक्सेप्शनल केस क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर the condition as to reasonable fitness of goods for particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing in those goods. Even this implied condition will not apply if the goods have been sold under trademark or patent name. बच्चों ये लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुड्स ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम के अंदर बेचे जाते हैं, तो बच्चों ये इम्प्लाइड कंडीशन वहां नहीं होगा कि दैट गुड्स विल सर्व योर पर्पस और नॉट। बराबर है, आप ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम यूज करके गुड्स, यानी कि आप सुने हो ना क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडेड गुड्स। आप जब ब्रांडेड गुड्स खरीदते हो, बराबर है, एंड बच्चों ज्यादा पैसा देके ब्रांडेड गुड्स खरीदते हो एंड वो गुड्स आपका अपने के हिसाब से नहीं है, तो बच्चों कैन यू रिजेक्ट दोस गुड्स? आप अपने मन से चॉइस करके लाए ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड समझिए ना, जिसका नाम है बहुत सारा मार्केट में, लेकिन बच्चों वो जो आप गुड्स लेके आए वो डिफेक्टिव निकल गया, ब्रांडेड गुड्स, क्या आप रिजेक्ट कर सकते हो गुड्स को? बराबर है, आपने यस लिखा है बच्चों? हाँ,
आपका यस आंसर एक्चुअली देखेंगे ना हम लोग, तो इसको थोड़ा अलग वे से मैं डिस्कस करूंगा। मैं इसको आगे हम और पढ़ने वाले हैं इसको एक जगह पे। ये जो ट्रेडमार्क है ना, ये सब मैं आपको ना इसको कैविएट एम्प्टर में पढ़ाने वाला हूँ, कैविएट एम्प्टर। तो ये लाइन में पेंडिंग रखूं, चलेगा? मैं आऊंगा ये लाइन पे जब वो मैं कैविएट एम्प्टर पढ़ाऊंगा, बरोबर है? तो ये जो अभी मैंने लास्ट लाइन पढ़ा ना, इवन दिस इम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम, ये मैं आपको कैविएट एम्प्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये लाइन मैं स्किप कर रहा हूँ बच्चों, बट आई विल अगेन कम टू दैट पॉइंट। एंड फिर बच्चों उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर क्या करूंगा बच्चों, आते ही पॉइंट नंबर 5 को मैं रिवाइज कराऊंगा। पॉइंट नंबर 5 को वापस एक बार डिस्कस करेंगे हम, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। फिर एग्जाम्पल 1, 2 एंड फिर उसके नीचे जनरल रूल क्या कहता है बच्चों, वो भी हम कवर कर लेंगे। और अभी टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, वक्त जाएगा 10 मिनट से ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखता हूँ। चलो बच्चों 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए, 5वां अभी भी डिस्कस नहीं हुआ है, पूरा चल रहा है। अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट पूछना है? हाँ बच्चों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? स्टॉप करें लेक्चर? ओके, कुछ होगा तो बोलो। हाँ, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं बच्चों आप लोग? हेलो, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करो बच्चों। मैं कह रहा हूँ एमसीक्यूज नहीं है आपको, मैं पहले ही कह रहा हूँ। एंड लॉ लिखना इतना आसान नहीं है बच्चों। इकोनॉमिक्स लिख लेंगे, अकाउंट्स लिख लेंगे, बाकी सब लिख लेंगे आप। लॉ की लैंग्वेज इमीडिएटली माइंड में आती नहीं कि आप लिख पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस लगने वाला है। आई थिंक इस मंथ के एंड में मैं 100 मार्क्स का एक एग्जाम रखने वाला हूँ दोनों टॉपिक का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 100 मार्क्स का पेपर। ओके, राइटिंग वाला। बच्चों लिखने का प्रैक्टिस आपका होना ही चाहिए। मेरा 2-4 लेक्चर से बोल ही रहा हूँ आपको। अभी समय आ गया कि थोड़ा प्रैक्टिस करो, करने को शुरू करो। 15-20 मिनट, आधा घंटा, कोई भी एक क्वेश्चन लेकर उसका आंसर लिखने का ट्राई करो। और अरे पढ़ कर लिखो ना, पढ़ लो फिर रिकॉल करो एंड फिर लिखो उन वर्ड्स में, ऐसा करो। मुझे लगता है प्रैक्टिस लिखने का भी हो जाएगा, अपन वो आदत भी हो जाएगी। कुछ नहीं।